अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और व्यू हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं CS605 के लेक्चर नंबर 17 एंड 18 में। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आज हमारा 17 एंड 18 लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन के बारे में है कि हम किस तरह से किसी भी चीज़ का एस्टिमेट लगाते हैं, चाहे उसकी कॉस्ट है या टाइम है या स्किल्स पर्सन है, स्टाफ है, हर चीज़ का पहले एस्टिमेट लगाया जाता है, उसके बाद उस पर प्लानिंग स्टार्ट की जाती है। तो आज हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्रोजेक्ट एडजस्टमेंट कंपोनेंट्स। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास कंपोनेंट्स आएंगे वो है प्रॉब्लम कम्प्लेक्सिटी। इसमें सबसे पहले जब भी हम कोई स्टाफ अपना क्रिएट करते हैं कोई भी, तो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो उसके लिए हमें हाई क्वालिफाइड जो लोग हैं वो हायर करने पड़ते हैं। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो इस काम को अच्छी तरह से कर सकें, इसे कंप्लीट कर सकें, इस टास्क को पूरा कर सकें। तो हमें उस स्टाफ की ज़रूरत होती है जिसके पास ऐसे काम करने का एक्सपीरियंस होता है। तो जब हमारे पास स्टाफ क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद हम अपनी प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसमें प्लानिंग के बाद स्पेसिफिकेशन और बाकी सब फेजेस में हमारे पास प्रॉब्लम कम्प्लेक्सिटी भी आती है कि जब अगर कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास क्रिएट हो गई तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज़ की एडजस्टमेंट हम पहले से ही करते हैं। उसके बाद स्टाफ एक्सपीरियंस के वही बात पहले वाली के, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे तो हमें जो स्टाफ चाहिए होगा वो उसका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तब ही हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकेंगे। उसके बाद डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एंड टूल्स। इसमें हमारे रिसोर्सेज आ जाएंगे, हमारी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, हमारे लोग आ जाएंगे। ऐसी सारी चीज़ों को जो हमारी नीड्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इनको एडजस्टमेंट करना ये भी हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के एस्टिमेशन का हिस्सा है। उसके बाद फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से चाहिए होते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए ह्यूमंस चाहिए होते हैं। सबसे पहले हम अपना स्टाफ क्रिएट करते हैं, उसके बाद हमें टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, टेक्निकल, यानी कि जिस टेक्नोलॉजी से, जिस कंप्यूटर से, जिस प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके हमारा ये प्रोजेक्ट का टास्क स्टार्ट होगा, वो वाली हमें टेक्नोलॉजी पहले एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद इन्वायरमेंटल पॉलिटिकल, उसके बाद हमें इसका इन्वायरमेंट भी क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद एस्टिमेशन इज़ डिफ़िकल्ट नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। वही कि ये जो एस्टिमेशन होता है ये एग्जैक्ट चीज़ नहीं बता सकता, ये लेकिन करीब तरीन पहुंच जाता है। जैसे पीछे हमने एक ग्रीडी एल्गोरिथम पढ़ा था पिछले सेमेस्टर में, तो उसका काम यही था कि किसी भी प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो वो नहीं दे सकता, लेकिन करीब करीब हमें ले जाता था आंसर के। तो इसलिए एस्टिमेशन भी हमें हमारे प्रोजेक्ट के, चाहे कॉस्ट है या टाइम है या एक्सपीरियंस के लोग हैं, इनके करीब तरीन हमें आंसर दे देता है हमारी चीज़ का। उसके बाद सॉफ्टवेयर की इक्वेशन, इट्स डायनामिकल मल्टी वेरिएबल एस्टिमेशन मॉडल। ये मल्टी वेरिएबल होता है, इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल जो हैं वो ऐड होते हैं। उसके बाद एज्यूम्स अ स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफर्ट ओवर द लाइफ ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में हमें स्पेसिफिकेशंस भी करनी पड़ती है। जो हमने स्पेसिफिकेशन का फ़ेज़ पढ़ा था कि हमें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमारी जो नीड्स होती हैं, वो सारी की सारी तो हम नहीं रख सकते। तो जो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नीड्स हैं वो इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए क्लाइंट की भी और हमारी भी कंप्लीट हो जाए। तो इसे स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इस एफर्ट को। ये भी हमारे सॉफ्टवेयर का एक फ़ेज़ होता है, एक हिस्सा होता है। ड्राइव्ड फ्रॉम प्रोडक्टिविटी डाटा कलेक्टेड फ्रॉम ओवर 4000 प्रोजेक्ट्स। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि हमें ऐसा नहीं करना कि एक दो प्रोजेक्ट से डाटा को कलेक्ट किया और हमने नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। हमें
बहुत ज़्यादा तादाद में पुराने अपने प्रोजेक्ट्स चाहिए होते हैं। उन सब में से डाटा कलेक्ट करके जो हमारे पास नेसेसरी डाटा होता है इस प्रोजेक्ट के हवाले से, उसे हम कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये कुछ एफ़र्ट्स हैं हमारे पास। ई मीन्स के एफ़र्ट इन पर्सन मंथ्स और पर्सन ईयर्स। अब हमने कोई भी जब प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है तो प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा है, वो महीने में ख़त्म होगा, वो हफ्ते में ख़त्म होगा या साल में ख़त्म होगा। तो उसके हवाले से हमें अपने लोगों की हमें ज़रूरत होती है, तो उसका अरेंजमेंट हमने करना होता है। उसके बाद प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन मंथ्स और ईयर्स। ये ड्यूरेशन यहाँ पे के प्रोजेक्ट जो है वो कुछ महीनों में चलेगा, कुछ सालों तक चलेगा, कब तक ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद स्पेशल स्किल फैक्टर, हमें जो लोग हायर करने हैं उनके पास ये स्किल्स होने चाहिए कि वो इस काम को अच्छी तरह से कर सके। इंक्रीजेस स्लोली एज नीड फॉर इंटीग्रेशन। ये हमारी जो नीड्स होती हैं इसे हम आस्ता आस्ता इंक्रीज़ करेंगे इंटीग्रेशन में, फिर टेस्टिंग करेंगे, QA, डॉक्यूमेंटेशन, मैनेजमेंट स्किल्स और ग्रो। ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फ़ेज़ में काम आती हैं और इनका अरेंजमेंट हमें करना पड़ता है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी पैरामीटर में क्या क्या चीज़ें आएंगी? ओवरऑल प्रोसेस मैच्योरिटी एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस। ये मैनेजमेंट का ही सारे का सारा रोल होता है। मैनेजमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने सारे का सारा रोल प्ले करना होता है। ये लोग कहाँ से आएंगे, टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी, रिसोर्सेज कैसे आएंगे, ये सारे के सारा जो अरेंजमेंट है ये मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट का होता है। उसके बाद एक्सटेंड टू विच गुड SE प्रैक्टिसेस और यूज्ड। अच्छी प्रैक्टिस वाले लोग हमने हायर करने हैं। द लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड, कि हमने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो कौन सा लेवल जो है यूज़ करना है। लेवल दो किस्म के होते हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जो कंप्यूटर को आसानी से समझ आ जाती है, और हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है जो ह्यूमन बींग्स को आसानी से समझ आ जाती है या इंटरेक्ट कर सकती है। तो ये दो लैंग्वेज हैं, तो हमने ये सिलेक्ट करना था कि किस लैंग्वेज में हमने प्रोग्रामिंग लिखनी है, तो अपना सॉफ्टवेयर को हम स्टार्ट करेंगे। स्टेट ऑफ सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट, ये हमारी कुछ स्टेट्स होती हैं सॉफ्टवेयर की। इसमें एक सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट भी होता है, इसमें कुछ रिसोर्सेज आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह आ जाती है, ये सारी की सारी स्टेट्स होती हैं। स्टेट्स आपने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ी हैं कि सॉफ्टवेयर की कौन कौन सी स्टेट हैं या कौन से फेज़ हैं। द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ द सॉफ्टवेयर टीम, जो भी टीम हमने हायर करनी है वो अच्छे एक्सपीरियंस वाली और अच्छे स्किल्स की महारत रखती हो, वो लोग हमने अपने कंपनी में हायर करने हैं जो इस काम के एबल हों, उनका इस काम में पहले एक्सपीरियंस भी हो, उन सबको ये पता हो कि ये काम किस तरह से करना है। उसके बाद कम्प्लेक्सिटी ऑफ द एप्लीकेशन, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ज़्यादा जो कम्प्लेक्सिटी होती है वो हमारे टास्क को डिफ़िकल्ट बना देती है। तो हमने हमेशा कोशिश यही करनी है जब भी कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन करें तो वो इजी टू लर्न होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ पे आके कई बार फेल भी हो जाता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन जाता है हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है या प्रोजेक्ट होता है। तो क्लाइंट जब आके हमारा देखता है तो इतना डिफ़िकल्ट होता है कि इसे समझना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से बचने के लिए ये हमारी जो कम्प्लेक्सिटी है इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद बाय वर्सेस बिल्ड, इस चीज़ का तो आप सबको पता है कि बाय ख़रीदना होता है और बिल्ड जो है वो तमीर करना होता है। तो इसमें यही बताया गया है कि बाय हमने किस तरह से, अगर तो हम क्लाइंट हैं तो हम किसी भी और कंपनी को ऑर्डर दे के उससे अपनी मर्ज़ी की स्पेसिफिकेशंस और नीड्स उनको बता के अपना सॉफ्टवेयर जो है वो बनवा सकते हैं। और बिल्ड ये होता है कि ये हमने खुद बनाना होता है। डेवलप
specifications for function and performance of the desired software। अब ये स्पेसिफिकेशन के फेज़ में जो खुद बिल्ड करते हैं उन्होंने ये रखना होता है कि कैसी इसकी परफॉर्मेंस होगी, हमारे सॉफ्टवेयर की कैसी स्पेसिफिकेशन होगी, कौन सी नीड्स होंगी, कौन सी रिक्वायरमेंट्स होंगी जो हमने सॉफ्टवेयर में एंटर करनी है। डिफाइन मेजरेबल करैक्टरिस्टिक्स व्हेनेवर पॉसिबल, ये हमारी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, मेजरेबल होनी चाहिए जो भी हम डिफ़ाइन करेंगे। कि फ़जूल आपने किसी भी किस्म की कोई भी यूनिट जो है या कोई भी फेज़ है वो अपने प्रोजेक्ट में एंटर करके अपने प्रोजेक्ट को डिफ़िकल्ट नहीं बनाना है। इसकी इजीली अंडरस्टैंडेबल जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो आपने इसमें एंटर करनी है और वही अपने क्लाइंट को बतानी है। एस्टिमेट इंटरनल कॉस्ट एंड टाइम, इसमें ओवरऑल बताया यही गया है कि हमने सिर्फ एस्टिमेट ही लगाना होता है। बायर जो है उसने अपनी नीड्स को बता के अपना जो सॉफ्टवेयर है वो कुछ दिनों में या हफ्तों में या महीनों में कुछ टाइम के बाद जो भी प्रोजेक्ट कंपनी देगी उस टाइम पे जाके अपना सॉफ्टवेयर जो वो ख़रीद लेना है। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि अगर उससे किसी भी किस्म की चेंजिंग करनी पड़े, मॉडिफाई करना पड़े, तो उसे दोबारा उसी कंपनी के पास जाना पड़ेगा और दोबारा से अपना टाइम खर्च के तो ये सारी चेंजिंग उसे करवानी पड़ेंगी। तो जो बिल्ड करेगा वो अपनी मर्ज़ी से कभी भी कहीं भी अपने सॉफ्टवेयर में एडिटिंग कर सकता है। ये सारा का सारा वही चीज़ बताई गई है, तो इसलिए आपने इसे थोड़ा ध्यान से इन 2-3 स्लाइड्स को पढ़ लेना है। यहाँ पे है डिलीवरी डेट, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। डिलीवरी डेट, अब बायर जो है बिल्ड करने वाले को तो खुद ही पता है कि कब तक ये बिल्ड हो जाएगा। अब जो बायर है उसको एक डिलीवरी डेट दी जाती है कि इस डेट को आके अपना सॉफ्टवेयर जो वो हैंड ओवर करना है, तो वो हमारे पास होती है डिलीवरी डेट। उसके बाद डेवलपमेंट कॉस्ट, के हमारे इसको प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके एंड तक इसे डेवलप करने पे कितनी कॉस्ट आएगी, इस चीज़ का एस्टिमेट लगाना होता है। उसके बाद मेंटेनेंस, के किसी भी किस्म के एरर्स होंगे तो उनको डिबग करके दोबारा से टेस्टिंग करेंगे, यूनिट टेस्टिंग करेंगे और फिर होल टेस्टिंग करेंगे। तो इसके ज़रिए हमारे जो भी बग्स होंगे, हमारे जो एरर्स होंगे हमारे सॉफ्टवेयर में, प्रोजेक्ट में, वो दूर हो जाएंगे। तो इस पे भी टाइम खर्च होता है, कॉस्ट खर्च होती है, तो इसे हम मेंटेनेंस कॉस्ट में डालेंगे। उसके बाद हमारे पास है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री में हमारे पास ये है, जब भी हमने कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना होता है तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स आएंगे जिनको हमने मद्देनज़र रखना है। सबसे पहले आएगा बिल्ड। तो बिल्ड में हमारे पास अगर तो हमने कोई सिंपल सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है तो उसके लिए हमारे पास ये कॉस्ट आएगी। ये सिर्फ एस्टिमेट कॉस्ट उन्होंने बताई हुई है, ये एग्जैक्ट नहीं है। ये 0.30 ये भी एक एवरेज कॉस्ट है हमारे पास। उसके बाद अगर हमने कुछ डिफ़िकल्टीज़ उसमें ऐड करनी है तो हमारे पास इसकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद रीयूज़ में, कि अगर हमने किसी भी सॉफ्टवेयर को दोबारा यूज़ करना है किसी और पर्पज़ में तो इसमें जो माइनर चेंजेस होंगी वो थोड़ी चेंजिंग करवाने के लिए हमारे पास ये वाली अमाउंट आएगी। और इसमें जो दूसरा हमारे पास पॉइंट है वो है कम्प्लेक्स का। अगर हमने कम्प्लेक्स चेंजिंग यहाँ पे करवानी है रीयूज़ के लिए तो हमारे पास जो इसकी अमाउंट होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आएगा अगर हमने मेजर चेंजिंग करवानी है तो मेजर में भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों होंगी। उसके बाद बाय आएगा, बाय में माइनर चेंजेस और मेजर चेंजेस, ये सारी की सारी अलग अलग चीज़ें और इसकी अलग अलग प्राइस है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के, किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे हमने ये को प्रोजेक्ट दिया है उसे कंप्लीट करके तो जो प्रोजेक्ट होगा उसे हमने अपने डिलीवरी डेट पे हैंड ओवर करना है। तो इसमें भी दो चीज़ें होती हैं कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में ये किया है कि विदाउट चेंजेस आपने अपना सॉफ्टवेयर बनवाना है
तो एक बार जो भी बन गया बस आपके हिस्से में वो ही आएगा। अगर आपको दोबारा से उसमें चेंजिंग करवानी पड़ेगी तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम उनका लगेगा, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट भी देनी होगी। और अगर आपने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में विद चेंजेस का मुआहदा किया है उनके साथ, तो आप कभी भी जाके उस कंपनी से अपने प्रोजेक्ट में चेंजिंग वगैरह करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास डिसीजन ट्री एनालिसिस है। इसमें एक्सपेक्टेड कॉस्ट का ये हमारे पास फार्मूला दिया गया है। समीशन मीन्स के इन सबको ऐड करना होता है। पाथ प्रोबेबिलिटी एंड एस्टिमेटेड पाथ कॉस्ट जो है इनको मल्टीप्लाई करना होता है। ये सारी की सारी नीचे एग्जांपल्स के तौर पे ये दिए गए हैं चीज़ें हमारे पास। उसके बाद रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट कंसर्न्स के फ्यूचर में हमारे पास कौन कौन से रिस्क जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं और मैनेजमेंट हम किस तरह से उन्हें मैनेज करेंगे। फ्यूचर में हमारे पास व्हाट रिस्क माइट कॉज द प्रोजेक्ट टू गो अवे, ये हमारे पास यहाँ पे है कि फ्यूचर में हमें कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं, किस तरह के आ सकते हैं, कोडिंग में आएंगे, टेस्टिंग में आएंगे या किसी और फेज़ में आएंगे। कभी भी किसी भी तरह के हमारे जो बग्स हैं वो अगर कंप्यूटर में आ जाएंगे तो उनको मैनेज किस तरह से करना है, ये सारी की सारी पहले से प्लानिंग की जाती है। उसके बाद चेंज है, व्हाट चेंज माइट कॉज द रिस्क टू स्ट्राइक। अब जो भी हमने चेंजिंग, अब हमारे पास जो रिस्क आया है उसकी हमने चेंजिंग क्या करनी है, कौन सी चेंजिंग करनी है, कौन सा रिस्क आएगा तो कौन से फेज़ पे हम जाएंगे, अगर कोई और हमारे पास एरर आएगा तो हम किस फेज़ पे जाएंगे। ये सारी की सारी प्लानिंग पहले से की जाती है। हाउ चेंजेस इन रिक्वायरमेंट्स टेक्नोलॉजी पर्सनल एंड अदर एंटिटीज़ कनेक्टेड टू द प्रोजेक्ट अफेक्ट द प्रोजेक्ट। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे अफेक्ट करती हैं कि किस तरह हमारी रिक्वायरमेंट्स में चेंजिंग आएगी, टेक्नोलॉजी में चेंजिंग आएगी और हमारे रिसोर्सेज में चेंजिंग कैसे आएगी। उसके बाद चॉइस है, व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव फॉर ईच रिस्क। जिस तरह हमने पीछे डिसीजन ट्री में पढ़ा है कि हर चीज़ का अलग अलग पॉइंट है, अलग अलग कॉस्ट है, अलग अलग टाइम लगेगा। इस तरह यहाँ पे चॉइस में हमारे पास होता है कि जब फ्यूचर में कोई रिस्क आएगा तो उसको हैंड ओवर जब करना है हमने, तो उससे पहले मैनेजमेंट के पास कौन कौन सी चॉइसेस होंगी, कौन कौन से तरीके होंगे उस एरर को फाइंड करके रिमूव करने के लिए, तो ये हमारे पास चॉइस होगी। तो आज के इस लेक्चर के जो मेन टॉपिक्स थे वो सिर्फ इतने ही थे। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट में क्वेश्चन लाजमी कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।